आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बीए पार्ट सेकंड ईयर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट, समाज कल्याण एवं भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। यह प्रश्न पत्र आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न तथा आगामी परीक्षा 2023 के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके आधार पर इस प्रश्न पत्र को बनाया गया है। यह प्रश्न पत्र आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं सीरीज में से या बुक में से, इन सभी प्रश्नों को अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ लीजिएगा। इन प्रश्नों पढ़ने के बाद में आपको पास होने के लिए कहीं और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मैं दावा करता हूँ। इसका दावा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको वीडियो को एंडिंग में बता दूंगा। पर यह सभी प्रश्न आप एक बार अवश्य पढ़ लें और परीक्षा में जाने से पहले ये सभी प्रश्नों को अवश्य पढ़ के जाएँ। तो पहले प्रश्न, इसमें दोनों तरह के प्रश्नों का समावेशन किया गया है। जैसे आपके सबसे पहले लघुरात्मक प्रश्न और उसके बाद में आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न। देखिए सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पेपर में आपके 12 या 15 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि निम्न में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर्वप्रथम हम देखेंगे लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आता है आपका प्रशासनिक राज्य की कोई दो कार्य लिखिए। लघुरात्मक प्रश्न है, आपके 4 अंक के आते हैं और इनके उत्तर सेवा शब्द आपके 75 शब्द रखी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पुनः बता दूं, परीक्षा में जाने से पहले सभी प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक प्रशासन के कोई दो कार्य लिखिए। बहुत सा प्रश्न है लोकतांत्रिक। ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण टॉपिकों से उठाए गए हैं, जिन टॉपिकों से हर बार प्रश्न पूछता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, कोई पर्सनल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। प्रशासनिक संस्था से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न आपका निबंधात्मक भी बन सकता है और अति लघुरात्मक भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। न्यायपालिका क्या है? बहुत अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ बताएं। ये भी आपको इस तरह से याद होना चाहिए। नीति आयोग के 4 कार्य लिखिए। फिर नीति आयोग के बारे में आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर नीति आयोग से। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? या फिर दबाव समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, वित्त आयोग की भूमिका बताएं। वित्त आयोग से भी आपका प्रश्न बनता है, अति लघुरात्मक भी बनता है और निबंधात्मक भी बनता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। इससे भी आपका निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है। ये वाले जो प्रश्न है ये मैंने लघुरात्मक श्रेणी के अंदर रखे हैं और निबंधात्मक प्रश्न हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आप क्या समझते हैं? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है आपके। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपके लघुरात्मक में पूछा जा सकता है और निबंधात्मक में भी बोल दिया जाएगा कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यहाँ पर तीनों मैंने टॉपिक दिए, तीनों महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स को आपको एक बार परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाना है। तो ये सभी थे आपके लघुरात्मक प्रश्न और अब हम देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लघुरात्मक पढ़ के जाए या ना पढ़ जाए, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं परीक्षा में जाने से पहले। इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर से मैंने जो टॉपिक आपके बनते हैं महत्वपूर्ण, उन सभी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? मत्स्य 2019 में पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर यह 2004, 2006, 2008 और 2015 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य पढ़ के जाना है। और यहाँ पे मैंने इसका उत्तर भी दिया है। उत्तर किस प्रकार से लिखना है वो भी आप समझते जाइएगा वीडियो में साथ ही साथ, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में आपके जो आप उत्तर लिखते हैं उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से नहीं आता है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मात्र कुछ ही आप इस उत्तर के बारे में जानते हैं, तो उत्तर लेखन का सही तरीका क्या है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। अगर आपको पूर्ण उत्तर आता है फिर भी आपको उत्तर लेखन का तरीका पता होना चाहिए।
देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे पूछ रहा है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक प्रकार से छोटा सा बायोडाटा दे दिया है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो देखिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है इसकी टोटल, इस परिभाषा को देखते हैं एक बार। देखिए क्या है परिभाषा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अत्यंत विस्तृत है, यानी बहुत बड़ी है, अतः कोई सामान्य परिभाषा करना कठिन है, यानी कोई इसकी सामान्य परिभाषा नहीं कर सकते। सामान्यतः हम उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहते हैं जिसमें राज्य द्वारा उन आपत्तियों एवं कठिनाइयों से मुकाबला करने के उपायों का सेवाओं द्वारा प्रबंध किया जाता है। जो आपत्तियाँ अथवा कठिनाइयाँ प्रत्येक नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें से कुछ लाइन अगर आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य की धारणा एक ऐसे राज्य की ओर संकेत करती है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। भलाई अथवा कल्याण से अभिप्राय आर्थिक और सामाजिक हितों की वृद्धि करना है। तो ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है इसकी। और अगर आप इतना याद नहीं रख सकते हैं तो आपको, जैसे कि आप में मैंने एक जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, तो देखिए ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि लोक हितकारी राज्य का मूल आधार सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की व्याख्या करना, गरीब और अमीरों के भेद को दूर करना तथा रहन सहन के स्तर को उठाना है। तो ये आपके लोक कल्याणकारी राज्य की एक अच्छी परिभाषा है, अगर आप इसे भी याद कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके आधार पर आप बनाकर भी लिख सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है कि टॉपिक्स आप कौन सा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपको टॉपिक सबसे, ऐसा नहीं कि आपने बस सीधा ही लिखना शुरू कर दिया बिना कोई टॉपिक के, तो ऐसा ना करें। निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय हमेशा टॉपिक बना कर लिखें। तो सबसे पहले हमने लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ में परिभाषा बता दी। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे अब आपको अब सेकंड टॉपिक ले, मैंने अब यहाँ पर आपके लिए टॉपिक उपलब्ध करा दिए हैं। वर्णन से उत्तर नहीं दिया है मेरे से, आपके टॉपिक आया आपका सेकंड, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रादुर्भाव। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक दिया है, इसमें वर्णन आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्णन लिखना है, इसके अंदर काफ़ी जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप जान सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक उपलब्ध कराएं क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टॉपिक उपलब्ध करा दीजिए। तो ठीक है, आप जरूर नहीं कि इन सभी टॉपिक पर लिखें, जैसे 5-6 अगर टॉपिक्स हैं तो आप जितने भी टॉपिक पर लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला टॉपिक हमने यहाँ पर ले सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अभेद्य के कारण बताएं। अगला टॉपिक हम ले सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण बताएं। या फिर अगला टॉपिक हम ले सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। आपको यहाँ पर भी इन सभी के विवरण देने हैं, ठीक है। मैंने टिक इसलिए लगाया था कि आप समझ सके, यहाँ पे विवरण देने हैं इन सभी टॉपिक्स के। मैंने यहाँ पे टॉपिक बनाए हैं, इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, जब आप पढ़ेंगे बुक में से या फिर सीरीज में से, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो आप खुद जान जाएंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे हम ले सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य व प्रशासनिक राज्य में अंतर। अगला टॉपिक हम यहाँ से ले सकते हैं कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य। तो देखिए यहाँ पे कुल मैंने 7 टॉपिक लिए हैं। अगर आप जैसे आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो भी टॉपिक आपको याद रहते हैं टॉपिक, वो टॉपिक आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। जैसे आप सरल पड़ता है आपका भारत में लोक कल्याणकारी राज्य हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ कार्य याद कर लीजिए, लोक कल्याणकारी राज्य के कुछ लक्षण याद कर लीजिए। ऐसे कुछ ईजी लोक कल्याणकारी, आप मान लीजिए ये नहीं याद कर पाएँ तो ये भी याद कर सकते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक राज्य में अंतर, कोई 3-4 अंतर याद कर जाइए और उन्हें ही बना कर लिख दीजिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके टॉपिक्स। आप जब निबंधात्मक प्रश्न लिख के आते हैं ना, तो वो कम से कम 4-5 पन्नों का होता है, और टीचर कभी भी आपका 4-5 पन्नों का उत्तर नहीं पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, ठीक है। वो क्या पढ़ता है, जैसे आपने ये उत्तर लिखा, वो सबसे पहले मान लीजिए आपने ये नहीं लिखा है, ठीक है, आपने सिर्फ लिख दिया लोक कल्याणकारी राज्य की अर्थ एवं परिभाषा, तो वो सिर्फ यह पढ़ेगा। आपकी जब 4-5 लाइन में आपने जो लिखा है ना परिभाषा, बस इसे पढ़ेगा। इसे पढ़ने के बाद वो क्या देखता है कि आपने क्या क्या टॉपिक बनाए हैं। अगर आपने परिभाषा अच्छी लिख दी ना शुरुआत में थोड़ी बहुत, तो बस टीचर समझ जाएगा हाँ भाई स्टूडेंट को आता है, अच्छे से आता है, और फिर वो देखता है आपके टॉपिक्स। सेकंड चीज़ देखता है टॉपिक्स। तो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर उपलब्ध करा दीजिए। अगर आप मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश और आप वीडियो को अब देख रहे हैं, कल आपका एग्जाम है, तो कम से कम इन टॉपिक्स को आपको रट के जाना है ताकि आप पेपर में अच्छे से अंक ला सके, पास हो सके। ये टॉपिक्स आपको रट जाने हैं चारों। इसमें जो वर्णन करना है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर सिर्फ आपके टॉपिक देखेगा, हर किसी का वर्णन पढ़ने नहीं बैठेगा। अगर इस तरह करेगा तो एक दिन में 10 कॉपी चेक हो पाएंगी। उसके बाद में तीसरी चीज़ जो आपका टीचर देखता है वो देखता है कि आपने पन्ने कितने भरे हैं। तो आपको अच्छे से लिख के आना है वर्णन में। टॉपिक मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं, इन टॉपिक को रट के जाना है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। और अगला प्रश्न देखते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पर,
प्रशासकीय राज्य से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो सभी के लिए है, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी के मेन चीज़ यहाँ पे रखी है। अगर हर यूनिवर्सिटी का रखता तो बहुत टाइम लग जाता। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये 2012 में, 2005 में, 2017 में, 2014 में, 2009 में, 2007, 2016 और 2011 और मत्स्य 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर कोई विद्यार्थी ये देख रहा है तो इस प्रश्न को अवश्य पढ़ के जाएं। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, पर्सनल नहीं है किसी के लिए, बस क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही यूनिवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पे क्रमांक डाले हैं। और भी यूनिवर्सिटी में आए होंगे तो मैं नहीं देख पाया, इतनी सारी यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर है, हर किसी यूनिवर्सिटी का देखता तो बहुत टाइम लग जाता। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा उत्तर दिया है और कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका, जैसे हम शुरुआत में मैंने आपको बताया कुछ इसके बारे में आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमने देखिए प्रशासनिक राज्य का अर्थ दे दिया है, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप टॉपिक निबंधात्मक प्रश्न का जब आंसर देते हैं तो जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है उसके अर्थ में परिभाषा जरूर दें। तो देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा उत्तर देख लेते हैं ताकि आपको जितना याद हो सके उतना अच्छा है। इसी वीडियो में आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि राज्य के प्रशासकीय राज्य से आप क्या समझते हैं। ये थोड़ा बहुत अगर अंदाज़ा आप यहीं लगा लेते हैं तो पेपर में भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है, ये भी आप सभी को पता है। सिंपल से अगर क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से करते हैं तो आप धीरे धीरे समझ जाते हैं। आधुनिक राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसे काफ़ी नियोजन ढंग से कार्य करना पड़ रहा है। आधुनिक राज्य के विस्तृत कार्य एवं योजनाओं की पूर्ति के लिए एक सुसंगठित, विशाल और सकारात्मक उद्देश्य वाले लोक प्रशासन की आवश्यकता बढ़ गई है। कल्याणकारी राज्य के उदय ने पुराने नियमांकन कार्यों का प्रतिपादन करने वाले राज्य को गौण बना दिया है और राज्य पर सामाजिक सेवाओं और समाज के चौमुखी विकास का दायित्व लाद दिया है। फलतः प्रशासन का दायित्व गुरुतर हो गया है, उसका आकार विशाल हो गया है और भूमिका सर्वव्यापी हो गई है। तो इस प्रकार से आप शुरुआत में थोड़ी डिटेल दे सकते हैं, और आप ये डिटेल नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसी डिटेल को प्रशासनिक राज्य का अर्थ एवं परिभाषा के अंदर भी दे सकते हैं। शुरुआत में आपको टॉपिक बनाना है, जैसे अभी यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया प्रशासनिक राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल से परिभाषा दी है, लेकिन शुरुआत में मैंने एक महान जो बोलते हैं कि परिभाषा इनके अनुसार, जैसे हरमन फाइनल के अनुसार जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पे पहले दे दी है। इससे क्या है, टीचर अच्छा लगता है कि हाँ भाई विद्यार्थी को इतनी अच्छी नॉलेज है। तो देखिए हरमन फाइनल के अनुसार किसे कहते हैं प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है। किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके मंत्रीगण भी योग्य हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का प्रशासन सफल नहीं हो सकता है, प्रशासन सफल नहीं हो सकता। तो ये आपके हरमन फाइनल के अनुसार कहा गया है। इस प्रकार से आप किसी विद्वान की, एक विद्वान व्यक्ति के जो इस प्रकार से दिए होते हैं उन्हें अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा होता है, टीचर जब आपको देखता है। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल से मैंने इसकी पूरी अर्थ एवं परिभाषा भी यहाँ पे समझाई है। आइए एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत आप समझ सकें कि क्या इसकी अर्थ एवं परिभाषा है। देखिए प्रशासकीय राज्य अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग डाइवर्ट वाल्डो ने 1948 में किया। प्रशासनिक राज्य उनकी कृति का शीर्षक है, किंतु वाल्डो ने इस अवधारणा की परिभाषा नहीं की, यानी उन्होंने इसकी परिभाषा नहीं दी थी। तथापि उन्हें यह संकेत दिया था कि इसका अभिप्राय अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन में बढ़ते हुए महत्व से है। यानी उन्होंने यह तो बोल दिया था कि अध्ययन के क्षेत्र में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए रूप में इसका प्रयोग होगा। आगे देखिए सन 1957 में मास्टर मार्क्स की कृति द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रशासनिक राज्य विधायिका एवं न्यायपालिका रहित नहीं होता, अपितु ऐसा राज्य होता है जिसमें प्रशासनिक संगठन एवं उनकी गतिविधियां मात्रात्मक दृष्टि से प्रमुख होती हैं। आधुनिक राज्य को प्रशासनिक राज्य कहा जाता है जहां झूले से लेकर कब्र तक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति प्रशासन की छत्र छाया में रहता है। ये भी आप सभी को पता है कि व्यक्ति हमेशा प्रशासन की छत्र छाया में रहता है, उसके अंडर में ही रहता है, प्रशासन से बाहर वह कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन बच्चे के जन्म से पूर्व ही आगे भी आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रशासन बच्चे के जन्म से पूर्व ही अपनी रुचि लेने लगता है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी अभिरुचि बनाए रखता है। और भी आप इसके अंदर डिटेल से आंसर दे सकते हैं जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, जब आप इसके ऊपर समझ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अर्थ एवं परिभाषा
बताई है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। अगर मैं हर एक टॉपिक को बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फिर से टॉपिक उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं कि प्रशासकीय राज्य के विकास का कारण कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक बना सकते हैं कि सेकंड टॉपिक का बन जाएगा ये प्रशासकीय, ठीक है। प्रशासकीय राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रशासकीय राज्य के गुण यहाँ पे बता सकते हैं आप। प्रशासकीय राज्य के दोष यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 4-5 टॉपिक आप बना लीजिए और विवरण इनका आपको देना है, ठीक है। टिक टिक का मतलब होता है यहाँ पर आपको विवरण देना है, ठीक है। इनके उत्तर आपको विवरण के साथ देने हैं। ये मैंने आपको टॉपिक बताएं। टॉपिक इसलिए बताएं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाया और अब पेपर देने जा रहा है और वीडियो को अब देख रहा है, तो टॉपिक को अवश्य याद करके जाएं, टॉपिक को रट के जाएं और फिर विवरण आप अपने हिसाब से दे दीजिए। चिंता नहीं करें, आप पास अवश्य हो जाएंगे, ठीक है। एक बात और आपको सभी विद्यार्थियों को याद रखनी है कि मान लीजिए आपने यह प्रश्न पढ़ा, हमारा ये प्रश्न था प्रशासकीय, एक मिनट थोड़ा, आपको मान लीजिए प्रश्न यहाँ पे है कि प्रशासकीय राज्य से आप क्या समझते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न और कोई आ गया, प्रशासकीय राज्य से कोई और प्रश्न पूछ लिया कि प्रशासकीय राज्य के दोष बताएं, गुण बताएं, सिर्फ इतना पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं। और मान लीजिए आपको दोष और गुण याद नहीं है, आपको प्रशासकीय राज्य की अर्थ एवं परिभाषा याद है और अर्थ एवं परिभाषा के अलावा और भी आपको जो भी कुछ याद है, मान लीजिए आपको दोष पूछा और दोष याद नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस प्रश्न को नहीं करेंगे, आप उस प्रश्न को अवश्य करेंगे। और शुरुआत में जैसे मैंने इसमें बताया वैसे ही अर्थ एवं परिभाषा देंगे, फिर उसके बाद में आपको जितना पता है उतना दीजिए। उसके बाद में लास्ट में अगर आपको दोष कुछ याद है नहीं तो आप बनाकर लिख दीजिए, पर आप प्रश्न जरूर कीजिए। यानी जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं और उस टॉपिक से प्रश्न आ जाता है, लेकिन आप जो मतलब पढ़ा था वो नहीं आया, कुछ और पूछा है उस टॉपिक के बारे में, तो चिंता नहीं करें। अगर उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है तो अवश्य करके आएँ, छोड़ के ना आएँ, ठीक है। बोलते ना कुछ नहीं से अच्छा है कुछ, तो इसलिए अवश्य करके आएँ, आपको आधे अंक तो जरूर मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से टॉपिक बनाकर आएंगे तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न अगला आता है हमारा। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा तीसरा, हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। आधुनिक प्रशासन में व्यवस्थापिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि प्रश्न कितनी बार आ चुके हैं। देखिए मत्स्य 2020, 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर यह है 2013, 2011, 2014, 2008, 2015 और 2017 के अंदर पूछा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी दे दी है, सरकार के बारे में, मतलब जो प्रश्न है, जो टॉपिक आपका आधुनिक प्रशासन, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमने विवरण दिया यहाँ पे कि इसको हाइलाइटर यूज़ करते हैं। रुकिए एक सेकंड। सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित करता है, व्यक्त तथा क्रियान्वित करता है। सरकार के कार्यों को 3 भागों में यहाँ पे विभाजित आपका किया जाता है, ठीक है। पहला आपका कानून बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना और जो व्यक्ति उनका पालन नहीं करता है उन्हें दंड देना। तो ये बहुत ईजी सा था, आप भी सभी जानते हैं सही सरकार क्या होती है, सरकार का क्या कार्य होता है। देखिए इन कार्यों को करने के लिए सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं जो कि आप सभी को पता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और हमारा प्रश्न है व्यवस्थापिका से संबंधित है। तो अगर आपको व्यवस्थापिका के बारे में जितनी नॉलेज है आप वो सारी नॉलेज इसके अंदर डाल दीजिए, पन्ने भर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आपका प्रश्न कुछ और पूछ रहा हो लेकिन आपके प्रश्न में व्यवस्थापिका है, पूछ रहे हैं व्यवस्थापिका के बारे में, कुछ भी व्यवस्थापिका के बारे में पूछ रहे हैं और आपको व्यवस्थापिका के बारे में और कुछ भी नॉलेज है वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चिंता न करें, आपको नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे बता दिया कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है एवं न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। न्यायपालिका आपकी और सरकार के कार्यों का उपयुक्त विभाजन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। तो ये आपकी थोड़ी सी व्याख्या हो गई। इसके बाद में आप टॉपिक बना सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत में थोड़ी सी परिभाषा देने के बाद आप फिर इनके टॉपिक बना कर लिखिए। जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक बना रखा है एक कि व्यवस्थापिका के परंपरागत कार्य, जैसे कि यहाँ पे कार्य के मैंने टॉपिक आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं। विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायिक कार्य आप ये लिख सकते हैं, निर्वाचन संबंधी कार्य आप ये लिख सकते हैं और संविधान संशोधन संबंधी कार्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको उन पिछले प्रश्नों में भी इसी प्रकार से करना है जहाँ पे मैंने आपको टॉपिक दिए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर क्या आप उसमें रामायण लिखने लगे, अगर आपको उनके अंदर के भी टॉपिक मालूम है तो आप वो टॉपिक बनाकर भी लिखिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है।
उसके बाद में आप सेकंड टॉपिक आप यहाँ बना सकते हैं व्यवस्थापिका के आधुनिक कार्य कौन कौन से हैं। औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य, सुरक्षा यंत्र कार्य हो गया, प्रतिनिधित्व कार्य हो गया, और आपका हित स्वरूपीकरण एवं हित सामूहिक कारण का कार्य हो गया, राजनीतिक समाज कारण एवं शिक्षण कार्य हो गया, और छानबीन एवं निगरानी के कार्य हो गए। इन टॉपिक्स पर आपको वर्णन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे विवरण आपको अवश्य लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे ले सकते हैं व्यवस्थापिका की भूमिका में हास का कारण लिखिए। इसमें भी आपको विवरण लिखना है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न के मैंने टॉपिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। आप जिस भी बुक में से पढ़ते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं इनके बारे में। अवश्य नहीं कि आप इन्हीं टॉपिक को बनाएं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी, आपकी बुक में अगर अलग टॉपिक बना रखे हैं तो आप उन टॉपिक से भी लिख सकते हैं। बस लिखना है आपको ज़रूर, ठीक है। खाली छोड़ के नहीं आना है कोई भी प्रश्न। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, एक टॉपिक और रह गया आपका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध भी आप यहाँ पर बता सकते हैं व्यवस्थापिका वाले प्रश्न के अंदर, ठीक है। डिटेल से आपको उत्तर लिखने हैं। पुनः बता दूँ, टॉपिक आपको याद करके जाने हैं, चाहे से आप कुछ याद करके जाएँ या ना जाए, लेकिन आपको टॉपिक अवश्य याद होनी चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से टिक लगा लीजिएगा, और इन सभी प्रश्नों के थोड़ा सा विवरण याद कर लीजिएगा, और सभी टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, और आप आराम से पास हो जाएंगे, चिंता न करें। अगला प्रश्न देखिए हमारा आता चौथा, न्यायपालिका के कार्यों का विवेचन कीजिए और लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। मत्स्य 2019 में पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004, 2007 और 2009 के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो अवश्य याद करके जाना है, सभी प्रश्नों को टिक अवश्य लगा लीजिएगा। और जो भी नए चैनल पर आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें BA से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और अगर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। तो देखिए इस प्रश्न का भी मैंने उत्तर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करवाया है, तो साथ में टॉपिक में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक यहाँ पे ले लिया, न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न है हमारा। तो अब आपको अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मान लीजिए प्रश्न पूछा है न्यायपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए, और कार्य आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है, न्यायपालिका क्या है। तो कुछ नहीं, बस आप लिखिए न्यायपालिका का अर्थ एवं परिभाषा, और उसमें 1.5 पन्ने का ठोक दीजिए। उसके बाद में आप अपने फिर टॉपिक बना लीजिए कि न्यायपालिका का कार्य, फिर उसी से संबंधित कुछ भी आप अपने विचार या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको लगते हैं वो 1-2 टॉपिक बनाओ, और उनके अंदर भी आधे पन्ने का, एक पन्ने का लिख के छोड़ दो, चिंता न करो। आपका उसमें आप कुछ भी जो आपको बिल्कुल प्रश्न से विरुद्ध भी लिख के आएंगे ना, पर आप लिख के आएंगे तो आपको मिल जाएंगे अच्छे अंक। और उसी टॉपिक से संबंधित लिखना है, लेकिन हाँ प्रश्न से संबंधित आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक के बारे में अवश्य लिखें। आप पूछ रहे हैं न्यायपालिका, लिख रहे हैं कार्यपालिका, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो अगला देखिए, हमने यहाँ पे पहला टॉपिक ले लिया न्यायपालिका अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए न्यायपालिका अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पे उपलब्ध कराई है। तो देखिए हम सबसे पहले इसकी अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। देखिए न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो विधियों की व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देती है। ये आप सभी को पता है न्यायपालिका के बारे में। साधारण अर्थों में विधियों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। बहुत साधारण सा आंसर है, आपको अच्छे से सुनना है। देखिए पुनः सुनिए, न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो विधि यानी आपके कानून है, जो नियम है, उनकी व्याख्या करता है तथा उनका उल्लंघन करने वाले को उचित दंड देती है। साधारण अर्थों में यानी सिंपल अर्थों में इसकी व्याख्या करें तो विधियों यानी नियमों की व्याख्या करने व उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था यानी कोई एक व्यवस्था है, कोई संस्था है, को ही न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। बहुत ईजी सा है। व्यवस्थापिका के न्यायपालिका के बारे में आप लिख सकते हैं खूब अच्छे से। बाद में हमने यहाँ पे विद्वान का नाम भी दे दिया है कि लास्की के अनुसार क्या है इसकी परिभाषा। देखिए लास्की के अनुसार इसकी परिभाषा देखिए, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान में फैसला कराता है। ये है आपका न्यायपालिका। ठीक है,
तो ये आपको याद जरूर कर लेने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक आपको उपलब्ध करा दिए हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जाना है। टॉपिक आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे न्यायपालिका का महत्व या फिर भूमिका। अगला टॉपिक आप यहाँ पे ले सकते हैं न्यायपालिका के कार्य बताने हैं आपको यहाँ पे। अगला टॉपिक आप यहाँ ले सकते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला टॉपिक आप यहाँ पे ले सकते हैं न्यायपालिका के चयन, न्यायपालिका का संगठन। इस प्रकार से यहाँ पे 5 टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 के 5 टॉपिक करके आएँ, जो भी आपको याद हो जाते हैं 3 4 उतने आप करके आइए पेपर के अंदर, पर टॉपिक बना कर करके आइए। टॉपिक मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिए हैं और टॉपिक के अनुसार आपको करनी है। टॉपिक आपको ज़रूर याद करके जाने एग्जाम में जाने से पहले। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बस इसी टॉपिक में डिटेल ऐसे करके टिक करके फिर डिटेल से लिखने जाएँ। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं और ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आप टॉपिक बना कर लिख के आइए। टॉपिक के अंदर भी टॉपिक बनाकर आप लिख सकते हैं, जैसे कि न्यायपालिका कार्यों के अंदर आप टॉपिक बना सकते हैं कि न्याय प्रशासन, कानूनों की व्याख्या करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, और भी बहुत सारे संविधान की रक्षा करना। ऐसे इस प्रकार से आप टॉपिक बनाकर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको बस टॉपिक बना के लिखना है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में अगर पूछा जाए तो आप इसके अंदर जैसे किस किस बारे में लिख सकते हैं या फिर किस किस चीज़ का टॉपिक बना सकते हैं आप। जैसे कि आप न्यायाधीशों की योग्यता उनके बारे में लिख सकते हैं, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिख सकते हैं, या फिर न्यायाधीशों का वेतन डाल के टॉपिक बनाकर भी आप लिख सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं टॉपिक अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छे लगे आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद न्यायाधीशों का चयन किस प्रकार से होता है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। न्यायपालिका का संगठन के भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। या फिर आप टॉपिक नहीं बना पाते हैं तो ऐसा ना घबराएं कि भाई सर हम इसके अंदर के टॉपिक्स याद नहीं रख सकते, बस हमने थोड़ा सा विवरण याद किया है इन टॉपिकों के, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो विवरण भी लिख के आ सकते हैं, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगले प्रश्न देखिए, 5वां आता है हमारा अगला प्रश्न, हाईलाइटर का यूज़ करते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन एवं कार्य समझाएं। अच्छा प्रश्न है और कितनी बार पूछा गया है। सबसे पहले तो आप यह देखिए, मत्स्य 2018 में पूछा गया, राजस्थान 2012, 2001, 2005, 2018 और 2007। मत्स्य 2020 में पूछा गया, मत्स्य 2019 में पूछा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में, 2007, 2009, 2014, 2011 और 2010 में भी पूछा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है इस बात से कि यह कितनी बार पूछा गया है। तो निर्वाचन आयोग के गठन का एवं कार्य समझाएं, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी भी प्रकार से पूछे, आपको निर्वाचन आयोग को पढ़ के जाना है। फिर चाहे निर्वाचन आयोग से कोई भी प्रश्न आए, आपने जो याद किया है बस वो लिख के आ जाए और चिंता न करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पर हाँ बोलते हैं ना, नकल के लिए वक्ल की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और प्रश्न कुछ और पूछ रहा है तो आपको टॉपिक उससे प्रश्न से संबंधित ही बनाने हैं। विवरण आपको पता नहीं है तो आप उस टॉपिक के बारे में विवरण लिख सकते हैं। विवरण आपका नहीं पढ़ा जाता, इतना टॉपिक के ऊपर ध्यान दिया जाता है और पन्नों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि पन्ने कितने भरे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका महत्वपूर्ण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। इनकी सार्थकता पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए यह प्रश्न में कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2007, 2003, 2009, 2017, 2016, 2014, 2013 और मत्स्य के अंदर पूछा गया है 2019 और 2020, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है प्रश्न भी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और संभावना है पूरी आ सकता है आपके 2023 के अंदर। लघुरात्मक भी बन सकता है और निबंधात्मक भी बन सकता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य बनता है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए एक लाइक तो बनता है। और बीए से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिए बीए पार्ट सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 2023, तो आपको वहाँ पर हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल फाइल भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तथा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल से संबंधित टॉपिक बनते हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बीए पार्ट सेकेंड कोर्स पे आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत के संघ लोक सेवा आयोग, हाईलाइटर का यूज़ करते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। मत्स्य 2020, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2005, 2018, 2016, 2014, 2012 और 2009 और 2007 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें से आप पढ़ते हैं
बुक में से या फिर सीरीज में से, तो वहाँ से टिक अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी जो निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न, उसके अंदर ये प्रश्न आ सकता है, उसके हिसाब से ये प्रश्न आ सकता है। और पूछा भी गया है मध्य यूनिवर्सिटी 2020, 2019 और 2020 के अंदर, यानी नॉन कॉलेज के अंदर पूछा गया होगा। तो यह प्रश्न भी आपको याद करके जाने हैं। सभी प्रश्न थे आपके निबंधात्मक प्रश्न। और अगला प्रश्न आता है आपका 9वां और अंतिम प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, मतलब हर बार पूछा जाता है। जब पूछ लेता है कि निम्न पर किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए, और आपको टॉपिक दे देगा। और आपको यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक दिए हैं, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण थे तो 4 ही दूंगा, ठीक है। पहला था आपका दबाव समूह, वित्तीय आयोग, कार्यपालिका और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ज़्यादा याद नहीं कर सकते इनके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको याद ज़रूर करके जाना है, पढ़ के जाना ज़रूर है कि दबाव समूह, वित्त आयोग और कार्यपालिका, इनके बारे में तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है। जिनमें दबाव समूह को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी करवा सकता है। लघुरात्मक में प्रश्न बन सकते हैं इन्हीं 4 टॉपिकों में से, लघुरात्मक प्रश्न बन सकता है, फिर अति लघुरात्मक में पूछा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न थे आपके निबंधात्मक प्रश्न। और जिन प्रश्नों के मैंने यहाँ पे उत्तर नहीं दिए, अगर आप चाहते हैं कि सभी के डिटेल से उत्तर लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इनके डिटेल से उत्तर ले आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और इसी तरह के और मॉडल पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये सेकेंड ईयर में और सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बात करें इसकी PDF, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अन्यथा सर्च भी कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नाम भी मैं आप दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।